आप सुन रहे हैं इसमें चुगताई की कहानी लिहाफ। ये है पार्ट 1। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। मुआफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रुमाल अंगेज़ ज़िक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रुमाल जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कम्बल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। यह तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कमबख्त इतनी लड़का क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भी न सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कभी कोई रंडी बाजारी औरत इनके यहाँ नजर न आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करवा चुके थे, मगर उन्हें एक निहायत अजीबोगरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, कोई तोते पालता है, किसी को मुर्गबानी का शौक होता है। उनसे साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में डुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब वो एक नवाब की बेगम बनकर आई और छपरकट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुर्गगन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवाने खान की दर्जों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लोटने लगी। या जब वह मन्नतों मुरादों से हार गईं, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्ज हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नॉवेल और जज्बाती अशआर पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल यासो हस्त की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा लत्था। कपड़ा पहना जाता है किसी पर ग्रौब काटने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत की शबनमी कुर्ते को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और ना वो उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। इन रिश्तेदारों को देखकर भी उनका खून जलता था कि सब के सब मजे से माल उड़ाते, उम्दा घी निगलते, जाड़े का साजो सामान बनवाने आन मरते, और वह बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए कोई फिर? बेगम जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में, वह फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। मुआफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी न मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। उफ के शान से वो मसनद पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक उधे रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी।
मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग भी बिगड़ी न देखी। क्या मजाल जो एक बार इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी और अब्रू पर से जायद बाल अलहादा करने से कमाने सी खिंची हुई थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थी, भारी भारी फूले हुए कपूटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाजिबे नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। उमूमन वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठ पर हल्की हल्की मूछें से की और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभार उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी, मालूम होता था किसी ने कसकर टाके लगा दिए। उमूमन वह अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए कूदती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी बनती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडोल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी तो जिंदगी की ज़रूरियात में से था, बल्कि शायद ज़रूरियातें ज़िंदगी से भी ज़्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त इनकी छपरखट पर चढ़ी, कभी पैर और कभी सिर और कभी जिस्म के और दूसरे हिस्सों को दबाया करती थी। अभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो ना जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म तो सरकल के खत्म हो जाए। और फिर वो रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटे पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। और उमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती, बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती, दरवाजे पर ही जरूरियात की चीजें देती रहती। बात यह थी कि बेगम जान को खुजली का मरज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जल्द के अंदर बीमार हो तो खैर, नहीं भाई, ये डॉक्टर तो हुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मरज है, अल्लाह रखे, खून में गर्मी है, रब्बो मुस्कुराकर कहती और उन्हीं महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। और वो रब्बो, जितनी ये बेगम जान गोरी थी उतनी ही काली, जितनी बेगम जान सफेद थी उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपाया हुआ लोहा, हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोन, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते हैं, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे। और नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर कूल्हों पर, वहां से रपटे रानों पर, और फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली काटने के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो फिर भी वो हल्की धुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही हैं, खुश्क मेवे चबा रही हैं, और बस रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती जाती। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलवों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौज थी। जहाँ उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे, लोग न जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती ही ना थी। वहाँ तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो भी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आग दे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कुटाई होंगी, मारी मारी फिरूंगी, इसीलिए वो हफ्ता भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश।
आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।